दुर्गा आप लोगों की ऊपर कृपा बनाए रखें, यही प्रार्थना है। चलिए शुरू करते हैं आज की बात। तो आज की बात में तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल के बारे में कल दिल्ली हाई कोर्ट ने बड़ी सख्त टिप्पणियां की हैं। इससे लगता है कि अरविंद केजरीवाल की मुसीबतें जो है अभी और बढ़ने वाली हैं। बात करते हैं महाराज धीराज अरविंद केजरीवाल जी की। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कल जो कोर्ट ने टिप्पणियां की हैं वो तो माशाअल्लाह है। अरविंद केजरीवाल की याचिका को एक सिरे से हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया और कहा कि उनकी जो गिरफ्तारी है और जो ईडी ने रिमांड ली है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी और ईडी की रिमांड दोनों को कानूनी तरीके से गलत बताया था, गैर संवैधानिक बताया था। उन्होंने तो संबंध को भी गैर संवैधानिक करार दिया था और कई बार वो पेश ही नहीं हुए। तो इस बात का भी संज्ञान लिया हाईकोर्ट ने। हाईकोर्ट ने कहा कि भाई आपने जांच में सहयोग नहीं दिया, ईडी के पास पेश नहीं हुए और विशेष प्रिविलेज चाहते हैं जो बीइंग एज चीफ मिनिस्टर। तो आप कानून सबके लिए बराबर होता है और आप मुख्यमंत्री हैं, इसलिए आपको कोई विशेष प्रिविलेज नहीं मिल सकता है और कानून सब पर बराबर लागू होता है। और हम भी यानी जज जो है वो भी कानून से बंधे हुए हैं और हम राजनीति से नहीं चलते हैं। आप मामले को केंद्र सरकार बनाम जो है केजरीवाल कर रहे हैं, ये बाहर करिए, अदालत में मत करिए। हमारे फैसले कानूनी सिद्धांतों के आधार पर दिए जाते हैं। तो जोरदार झटका लगा है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को और उनकी याचिका जो है वो खारिज हो गई है। अब हमारे जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की पीठ ने केजरीवाल की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि ईडी की ओर से जुटाई गई सामग्री से ये भी पता चलता है कि अरविंद केजरीवाल ने साजिश रची थी और अपराध की आय छिपाने और इसके इस्तेमाल में सक्रिय रूप से शामिल थे। पीठ ने कहा कि ट्रायल कोर्ट की ओर से उन्हें ईडी की हिरासत में भेजना पूरी तरह विधि सम्मत था और केजरीवाल की गिरफ्तारी कानूनी प्रावधानों के खिलाफ बिल्कुल नहीं है। तो ये हाईकोर्ट ने कर दिया फैसला। तो हाईकोर्ट ने एक दो टिप्पणियां और की हैं जो छपी हैं सारे अखबारों में कि गिरफ्तारी को लेकर कानूनी प्रावधानों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ। ये बता चुका हूं आपको, कानून सभी पर समान रूप से लागू होता है। केजरीवाल अपनी गिरफ्तारी की टाइमिंग पर सवाल नहीं उठा सकते। अप्रूवर के बयानों पर शक करना, यानी जो गवाह है, गवाह के जो बयान हुआ है तो उस पर शक करना एक तरह से कोर्ट पे शक करना है, क्योंकि हाईकोर्ट ने कहा कि जो बयान होते हैं गवाहों के वो मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में दर्ज किए जाते हैं। तो अगर उन बयानों पर आप शक करते हैं या शुबहा जाहिर करते हैं तो एक तरह से आप कोर्ट के ऊपर जो है अपना शक जाहिर कर रहे हैं। अब कोर्ट ने आगे क्या कहा ये भी सुन लीजिए कि जो शख्स जांच में शामिल नहीं हुआ, जांच को लटकाता रहा, अदालत भी उसे गिरफ्तारी से राहत देने से मना कर चुकी हो, उसकी गिरफ्तारी पर फैसला लेने का अधिकार ईडी को पूर्ण तरीके से था, यानी 100% था। केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था और कोर्ट ने यह भी कहा कि ईडी ने जो कोर्ट में डॉक्यूमेंट पेश किए हैं जो उससे 2021-22 की शराब नीति बनाने और उससे रिश्वत के रूप में मोटा पैसा अर्जित करने की प्रक्रिया में केजरीवाल शामिल होते हैं। ईडी के द्वारा जो डॉक्यूमेंट पेश किए गए हैं इससे ये लग रहा है या साबित हो रहा है, वो जाहिर हो रहा है। तो ये बात भी कोर्ट ने कही, ये काफ़ी गंभीर बात है, क्योंकि भाई विद्वान न्यायाधीश बैठे हैं और उनको अगर ये समझ में आ गया कि कोर्ट में पेपर से उनको लग रहा है कि इससे संलिप्तता केजरीवाल की जो है वो जाहिर हो रही है और प्रतीत हो रही है और पूरा जो एक्साइज पॉलिसी थी उसको ड्राफ्ट करने में इनका मास्टरमाइंड थे ये, तो इसका मतलब कि केजरीवाल की स्थिति जो है वो ठीक ठाक नहीं है और केजरीवाल अब क्या बयान देंगे ये देखने वाली बात होगी। और हालांकि आम आदमी पार्टी का ये कहना है, सौरभ भारद्वाज कल कह रहे थे कि वो इस फैसले के खिलाफ, वो हाई कोर्ट का सम्मान करते हैं लेकिन फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे।
तो जाइए सुप्रीम कोर्ट, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी तो यही सबूत जो है वो पेश करेगी ईडी। तो सुप्रीम कोर्ट भी इन सबूतों को दरकिनार कैसे करेगा? तो इसका मतलब मुझे तो लगता है कि केजरीवाल साहब जो है लंबे समय के लिए अंदर गए, और उनका निकलना हाल फिलहाल में मुझे तो नहीं लगता कि इतनी जल्दी वो निकल पाएंगे। जैसे मनीष सिसोदिया 1 साल से ऊपर हो गया, कहा जा रहा था कि बहुत जल्दी बेल मिल जाएगी, बहुत जल्दी बेल मिल जाएगी, लेकिन उनको बेल नहीं मिली। संजय सिंह को मिली, क्योंकि संजय सिंह के खिलाफ ईडी के पास पुख्ता सबूत नहीं थे, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट से उनको बेल मिली। लेकिन अगर हाई कोर्ट के स्टेटमेंट पर हाई कोर्ट का जो बयान, हाई कोर्ट का जो रिमार्क छपा है सारे अखबारों में, अगर उसको देखा जाए तो उस हिसाब से लगता है कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं ईडी के पास, और ये सारे सबूत सुप्रीम कोर्ट में भी पेश किए जाएंगे। और जब ये सबूत पेश किए जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट से भी अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल पाएगी, नहीं मिल पाएगी, या मिल पाएगी, इसके बारे में शंका ही जाहिर हो रही है। सो बहुत दिक्कत है। तो सुधांशु त्रिवेदी जो हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे लखनऊ के हैं, उनका बयान भी आया है, और उन्होंने कहा कि ये साबित हो गया कि जो आरोप लगा रहे थे वो गलत है, ईडी के ऊपर जो आरोप लगा रहे थे, और जांच और न्यायिक प्रक्रियाओं का राजनीतिकरण करने का उन्होंने आरोप लगाया था, वो भी गलत साबित हो गया। और अमित शाह जी का भी बयान आया है, केंद्रीय गृह मंत्री, कि वो जो कह रहे थे कि उन्हें गलत फंसाया जा रहा है, कोर्ट ने उसको गलत साबित कर दिया है। तो जो बयान आया है, मतलब जो कोर्ट का रिमार्क आया है, ऑब्जर्वेशन आया है, तो उस हिसाब से तो ये काफ़ी दिक्कत वाली बात हो गई अब हाई कोर्ट के केजरीवाल के लिए। हाई कोर्ट ने ये भी कहा कि न्यायिक प्रक्रिया कानून से चलती है, इससे कोई सरकार या जांच एजेंसी नहीं चलाती। ये मामला केंद्र और केजरीवाल के टकराव का नहीं है, बल्कि केजरीवाल और ईडी के बीच का है। तो बहरहाल अब निगाहें तो बनी रहेंगी अरविंद केजरीवाल के ऊपर और आम आदमी पार्टी के ऊपर भी, क्योंकि अब इस टिप्पणी के बाद हाईकोर्ट के ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या अरविंद केजरीवाल अब इस्तीफा देंगे कि नहीं देंगे, और नहीं देंगे तो दिल्ली की जो एलजी है या केंद्र की सरकार है वो क्या करती है, क्या दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लागू होगा, ऐसी नौबत आ गई है, या ये जेल से ही सरकार चलाते रहेंगे, जैसा कि आम आदमी पार्टी ने ये कहा है। उनके नेताओं का कहना है कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा ना दें, लेकिन ये गलत है, ये गलत परंपरा है। अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए और न्यायिक प्रक्रिया का सामना करना चाहिए। अगर वाकई वो दोषी नहीं हैं या खुद को दोषी नहीं मानते हैं, ईमानदार हैं, ईमानदार कहते हैं अपने आप को, तो ईमानदारी से जो है वो कानूनी प्रक्रिया का सामना करें। और इस बीच जो है सरकार किसी और को दे दे, भले अपनी पत्नी को दे दे, सुनीता केजरीवाल को, वो अपना संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज और आतिशी के साथ मिलकर अपना वो सरकार चलाएं। कुछ दिन में राघव चड्ढा भी आ जाएंगे लंदन से, जो वहाँ का इलाज कराने गए हैं वहाँ पे, तो ये लोग मिलकर सरकार चलाएं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। इसी बीच चुनाव भी चलता रहेगा। अब ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि चुनाव पे क्या असर पड़ता है इसका। दिल्ली की 7 सीटें हैं, 7 सीटों पर जो है केजरीवाल की गिरफ्तारी का कुछ असर पड़ता है या नहीं पड़ता है। पंजाब में क्या होता है ये भी देखने वाली बात होगी। अब ले चलते हैं बिहार में सारण छपरा लोकसभा सीट हुआ करता था पहले, 2008 के पहले। 2008 के परसीमन में छपरा से वो हो गया सारण हो गया वो। तो सारण एक ऐसी जगह है जहाँ से लालू प्रसाद यादव का परिवार जो है, राघोपुर आपको पता होगा, छपरा में ही है, तो बड़ा उनका गहरा नाता है सारण से, छपरा से। तो लालू यादव 1977 में पहली बार वहाँ से सांसद हुए थे, 2004 में भी जीते थे, 2009 में भी जीते थे, और 2019 से 14 से वहाँ पर रूडी राजीव प्रताप रूडी जो है वो सांसद हैं 2 बार से। पहली बार में 2014 में उन्होंने हराया था, इनको हराया था लालू प्रसाद यादव की पत्नी को, राबड़ी देवी को, और 2019 में उनके संबंधी थे लालू प्रसाद यादव के, चंद्रिका राय, उनको हराया था। और इस बार जो है लालू प्रसाद की बेटी, जी हाँ, रोहिणी आचार्य इस बार चुनाव मैदान में है और बड़ा जबरदस्त तरीके से चुनाव प्रचार कर रही हैं। सारण में आपने तस्वीरें देखी होंगी सोशल मीडिया पर और टेलीविज़न पर, और वो इस बार राजीव प्रताप रूडी को टक्कर देती हुई नजर आ रही हैं।
तो सवाल ये उठता है कि पिता की विरासत को संभालने वाली और पिता को नई जिंदगी देने वाली, आपको पता है 1.5 साल पहले उन्होंने अपनी किडनी दान की थी अपने पापा अपने लालू प्रसाद यादव को, उनका किडनी का सक्सेसफुल ट्रांसप्लांट हुआ था। तो एक बड़ा अजीब सा कल बयान उनका आया है, इसमें उन्होंने अश्विनी चौबे जो पूर्व केंद्रीय मंत्री थे और बक्सर के सांसद थे 2 बार से, और इस बार उनका टिकट जो है वो काट दिया गया, आपको पता ही है अश्विनी चौबे का, और एक बाहरी आदमी मिथिलेश तिवारी को बक्सर सीट से जो है बीजेपी ने वो कर दिया, उम्मीदवार बना दिया। तो कुछ बोले तो नहीं हैं उस वक्त अश्विनी चौबे, लेकिन बाद में कल परसों उनका एक बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि मुझे कोई ये बता नहीं रहा है कि मेरा टिकट क्यों काटा गया। तो कल परसों उनका बयान आया था कि भाई हमारा टिकट क्यों कटा, ये कोई मुझे बता भी नहीं रहा है। तो रोहिणी आचार्य ने इस पर एक बड़ी बढ़िया बात कही। उन्होंने कहा कि चाचा जी को, यानी अश्विनी चौबे को उन्होंने चाचा जी को कहा, और उन्होंने कहा कि अश्विनी चाचा को यहाँ आना चाहिए सारण, और मुझे आशीर्वाद देना चाहिए, मुझे आशीर्वाद दें, और मेरे पिता समान हैं, मेरे चाचा हैं, और मुझे जीत का आशीर्वाद दें। वो आशीर्वाद देंगे तो मैं ये चुनाव जीत रही हूँ। वैसे भी मैं चुनाव जीत रही हूँ, काफ़ी यहाँ पर लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं। तो रोहिणी का ये बयान सारे अखबारों में तो नहीं छपा है, लेकिन हिंदू अखबार में छपा था। तो मैंने पढ़ा इसको, तो मुझे लगा कि इस खबर को आप तक पहुँचाना चाहिए। तो रोहिणी आचार्य ने एक तरह से अश्विनी चौबे के लिए जो है वो सहानुभूति जताई है। नीतीश पे हमला बोला रोहिणी आचार्य ने कहा कि नीतीश बाबू जो है क्या कर रहे हैं, और नीतीश बाबू के राज में भी सब कुछ ठीक था, ऐसा नहीं कहा जा सकता। मुजफ्फरपुर संवासनी कांड का उन्होंने उल्लेख किया रोहिणी आचार्य ने, जिसमें 34 बच्चियों का यौन शोषण का आरोप लगा था। वो संचालक पर वहाँ पे बड़ा हल्ला मचा था इस मामले को लेकर आज से 2 साल 3 साल पहले। तो रोहिणी आचार्य ने जो है ये बात कही है, और रोहिणी आचार्य डट कर मुकाबला कर रही हैं, काफ़ी कुछ जो है चुनाव प्रचार कर रही हैं। सिंगापुर में रहती हैं, आप सोचिए कि जो लड़की सिंगापुर में रहती है, सिंगापुर जैसा शहर है, वहाँ से वो आके सारण की सड़कों पे धूल खा रही हैं। तो ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। हालांकि महिलाओं में काफ़ी लोकप्रिय है वो, और राजीव प्रताप रूडी भी एक अच्छे ओरेटर हैं, अच्छे वक्ता हैं, आपको पता है। और राजीव प्रताप रूडी जो है वो भाजपा के तेज तर्रार प्रवक्ता माने जाते थे, अभी आजकल तो शायद नहीं है, और बड़ी मजबूती से भाजपा का पक्ष वो टीवी चैनलों पर रखा करते थे। बढ़िया बोलते हैं, मेरी एक बार उनसे मुलाकात भी है। तो इस बार उनको थोड़ा सा टफ कंपटीशन का सामना करना पड़ रहा है पिछली बार के मुकाबले। पिछली बार तो लालू प्रसाद यादव के समधी थे, तो समधी तो उनको कोई खास टक्कर नहीं दे पाए, लेकिन इस बार रोहिणी जो है वो ठीक ठाक टक्कर दे रही हैं। खासकर महिलाओं के बीच रोहिणी काफ़ी लोकप्रिय है, महिलाएं उन्हें देखने के लिए काफ़ी इकट्ठी हो रही हैं। तो जाहिर सी बात है कि राजीव प्रताप रूडी के लिए इस बार राह उतनी आसान नहीं रहेगी। तो बहरहाल हमारी नज़र बनी रहेगी क्या होता है। बिहार में 4थे चरण में चुनाव है, और उस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। आप भी हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।